आज के वक्त में हर कोई चाहता है कि वो इन्वेस्ट करे और बिना काम किए पैसे कमाए, लेकिन कभी कभी यह इतना मुश्किल हो जाता है कि हम इसे समझ ही नहीं पाते। जो लोग इसे समझने का काम करते हैं वे इसमें पूरी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन यही लोग हमें इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट, उन्होंने साल 2011 में एक पत्र में 3 तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया और उसमें से अपने मनपसंद इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताया। सबसे पहले आता है करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बॉन्ड एक तरह का कर्ज होता है जो कि एक सरकार या फिर एक कॉरपोरेशन किसी को देती है और बाद में वो उससे ब्याज के साथ उसे वापस लेती है। लेकिन क्योंकि ये एक करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्फ्लेशन आ जाता है, जिसकी वजह से समय के साथ पैसे की कीमत कम हो जाती है। आपने जितने % का ब्याज लगाया था उसे इन्फ्लेशन खा जाएगा और आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा या फिर ना के बराबर फायदा मिलेगा। इसके बाद आता है अनप्रोडक्ट एसेट, जिसमें आप इस उम्मीद से सोना या तेल खरीदते हैं ताकि आप उसे कुछ समय के बाद ज्यादा दाम पर बेच सके, लेकिन इससे आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा और तब तक यह चीजें आपके साथ रहेगी, तब तक आपको कुछ नहीं देगी। इनसे आपको फायदा तभी होगा जब आप इसे बेचेंगे। बफेट के हिसाब से तीसरी कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रोडक्टिव एसेट का इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें आते हैं किसी कंपनी के शेयर्स या किसी ऐसा रियल एस्टेट जिसे आप किराए पर दे सके। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं और उस कंपनी के सारे फायदे आपको आपके % के शेयर के हिसाब से मिलते रहते हैं। अगर आप एक रियल एस्टेट लेकर उसे किराए पर दे रहे हैं तो आपको उसके किराए से फायदा मिलता रहता है और साथ ही आप उसे बाद में बेच भी सकते हैं। यह दोनों ही किसी भी करेंसी पर निर्भर नहीं करते, इसलिए इन्फ्लेशन का असर इन पर नहीं होता। ये सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट होते हैं। अच्छे से इन्वेस्ट कर पाने के लिए आपको यह समझना होगा कि कंपनी किस तरह से कैश का इस्तेमाल करती है। मान लीजिए कि कंपनी एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें बहुत से इनपुट और आउटपुट पाइप लगे हुए हैं। आपको यह नहीं पता है कि ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आपको यह जरूर पता है कि उसके बाहर क्या हो रहा है। आपको सबसे पहले उसके बारे में अंदाजा लगाना छोड़ना होगा जो उसके अंदर हो रहा है और उसे समझना होगा जो उसके बाहर हो रहा है। इनपुट पाइप का मतलब वो लाइन जिससे पैसा कंपनी के अंदर जाता है। इसमें आता है कंपनी के रेवेन्यू यानी कि वो पैसा जो कंपनी अपने सामान बेचकर कमाती है। इसके अलावा एक कंपनी पैसा कमाती है अपने शेयर्स को बेचकर। जब कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है तो उसके स्टॉक डाइल्यूट हो जाते हैं, इसलिए आपको इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा एक कंपनी जब किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उससे भी उसके पास पैसे आते हैं। उसका प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट के साथ जुड़ जाता है। इसके बाद आते हैं आउटपुट पाइप यानी कि कंपनी में कहां से पैसा बाहर जाता है। इसमें कंपनी के खर्च आते हैं जैसे कि स्टाफ की सैलरी देना, कर्ज चुकाना, मार्केटिंग का खर्च और टैक्स का खर्च। जब आप किसी कंपनी की जांच करते हैं तो सबसे पहले आपको उसके प्रॉफिट वाले आउटपुट पाइप को देखना होगा। यही आपको बताती है कि किस तरह से आप किसी कंपनी में पैसा लगाकर फायदा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको इन 3 बातों को ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला यह देखिए कि एक शेयर होल्डर को एक डिविडेंड की तरह कितना पैसा मिल रहा है। वो कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को ज्यादा पैसे दे रही है तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद शेयर बायबैक के सावधान रहिए। कभी कभी कंपनी खुद अपने स्टॉक खरीद लेती है ताकि मार्केट में से कोई दूसरा उसे खरीद ना पाए। इससे उनका डिविडेंड पर शेयर का अमाउंट बढ़ जाता है। अंत में रिटेन अर्निंग पर ध्यान दीजिए कि वो जो पैसा होता है जो कंपनी अपने बढ़ने के बाद वापस खुद पर लगा देती है। फैल्कन मेथड में आप बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर एक कंपनी के लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बहुत से इन्वेस्टर क्वांटम इन्वेस्टिंग मॉडल के हिसाब से अपने पैसे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आप बहुत से नंबर्स पर ध्यान देते हैं जैसे कि डिविडेंड पर शेयर, और उन नंबर्स के हिसाब से अलग अलग तरह की कंपनियों की लिस्ट बनाकर उसमें 1 साल के लिए अपना पैसा लगाते हैं और फिर उसके शेयर बेच देते हैं। इसके बाद अगले साल आप यही काम फिर से करते हैं। क्वांटम इन्वेस्टिंग में आप नंबर पर और डेटा पर ध्यान देते हैं, जिससे आप बहुत से साइकोलॉजिकल गलतियां करते हैं जो कि पैसा खोने का आम जरिया होता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहला तो यह कि जब आप डेटा को हिसाब से कंपनियों की लिस्ट बनाते हैं तो आपकी मुलाकात बहुत सी ऐसी कंपनियों में होती है जिनका आपको नाम भी नहीं जानते और जिस कंपनी से आप वाकिफ भी नहीं है उसमें पैसा लगाना अच्छी बात नहीं है। इस मेथड के हिसाब से चलने का दूसरा नुकसान यह है कि जब आप हर साल पे अलग अलग कंपनी में लिस्ट बनाकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो साल में कभी कभी आपको नुकसान भी सहन करना पड़ता है। बहुत से इन्वेस्टर इसलिए इस मेथड के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करते। इस समस्या से निकलने के लिए हम फाल्कन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे भावनाओं में आकर फैसला न लेने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही इस मेथड में
आप हर साल कंपनी में पैसा लगाते या निकालते नहीं है, बल्कि लंबे समय तक उसमें पैसा लगाकर उसे होल्ड करते हैं। यहाँ पर हमारा मकसद होता है किसी कंपनी में पैसा लगाने के बाद उसे लंबे समय तक फायदा लेते रहना। इसके अलावा फैल्कन मेथड में आप सिर्फ उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो इन्वेस्ट करने के लायक होती है। हम में से बहुत से लोग अपनी लोकल कंपनियों पर भरोसा करते हैं और भावनाओं में बहकर उसमें पैसा लगा देते हैं। आप इस तरह की गलती ना करें। इसलिए फैल्कन मेथड बहुत से फिल्टर्स का इस्तेमाल करता है। जो कंपनी इन सारे फिल्टर्स को पास कर जाए वही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। फैल्कन मेथड्स में सबसे पहले आप अच्छी कंपनियों को पहचानते हैं। आपको यह कैसे पता लगेगा कि कोई कंपनी इन्वेस्ट करने के लायक है भी या नहीं? इसके लिए आप उसके रेवेन्यू या फिर कैश फ्लो को नहीं देख सकते, क्योंकि यह सारे काम कागजी होते हैं और इनमें कोई भी फेरबदल करके आपको बेवकूफ बना सकता है। इसलिए आपको कुछ ऐसा देखना होगा जिसमें फेरबदल ना किया जा सके और आपको यह देखना होगा कि वो कंपनी अपने डिविडेंड को पैसे दे रही है या नहीं। जो कंपनी पिछले 20 साल से अपने डिविडेंड्स को लगातार पैसे दे रही है उसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं। यह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनमें छुपा छुपाया कुछ नहीं होता। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 20 साल तक क्यों देखना होगा, सिर्फ 5-10 साल देखने में क्या परेशानी है? सबसे पहले तो ये लंबे समय तक देखने से हमें यह पता लग जाता है कि मार्केट के हालात खराब होने पर कंपनी किस तरह से बर्ताव करती है। एग्जाम्पल के लिए साल 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था, तो किस तरह से कंपनी ने डिविडेंड्स के पैसे दिए यह देखने के लिए आपको लंबे समय पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा यह है कि अगर कंपनी लगातार अपने डिविडेंड्स के पैसे दे रही है तो वो एक अच्छी कंपनी है। अब तक आप समझ गए होंगे कि इस तरह की कंपनी हर इन्वेस्टर को बहुत प्यारी होती है। S&P 500 इंडेक्स ने इस तरह की कंपनियों की एक लिस्ट बनाकर उन्हें डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स के नाम दिए हैं। यह वो कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 25 साल से अपने डिविडेंड को लगातार पैसे दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। सबसे पहला तो यह है कि S&P 500 इंडेक्स की लिस्ट पर ही क्यों निर्भर रहे जबकि हमारे पास बहुत से अच्छे दूसरे ऑप्शन है। और दूसरा यह है कि अगर कोई कंपनी 2 साल तक लगातार अपने डिविडेंड्स को एक बराबर पैसे देती रही तो उसे डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स की लिस्ट से हटा दिया जाता है। लेकिन फैल्कन मेथड्स में हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं जो कि सिर्फ इस बात पर फोकस करता है कि कंपनी लंबे समय तक अपने डिविडेंड्स के पैसे कैसे दिए हो। यह जरूरी नहीं है कि अगर किसी कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड अच्छा हो तो वो कंपनी अच्छी ही हो, लेकिन यह वो पॉजिटिव साइन है कि वो इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छी कंपनी हो सकती है। उन स्टॉक्स को खरीदिए जो आपके एवरेज दाम से सस्ती हो। आपको स्टॉक मार्केट में फायदा तब होगा जब आप स्टॉक को कम दाम पर खरीदकर उसे ज्यादा दाम पर बेच सके। लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट के दाम अक्सर ऊपर नीचे होते रहते हैं, एक अच्छा मौका अपने हाथों से निकल सकता है। लेकिन फिर भी आपके पास मोल भाव करने का ऑप्शन रहता है जिसकी मदद से आप स्टॉक को कम दाम पर खरीद सकते हैं और अगर आपने उसे कम दाम पर खरीदा है तो आप उसे ज्यादा में बेच सकते हैं। एक अच्छी डील पाने के लिए आपको एक स्टॉक को तब खरीदना होगा जब उसके दाम उसके पूरे इतिहास के दामों के उतार चढ़ाव के एवरेज से कम हो। कीमतें समय के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन आपको उसे तब खरीदना होगा जब उसकी कीमत उसकी औसत कीमत से कम हो। यह तरीका काम इसलिए करता है क्योंकि इंसान अक्सर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाता है, जिससे वो उसे काबू करने लगते हैं। लालच और डर यह 2 चीजें ही है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में दाम घटते या फिर बढ़ते हैं। जब लोगों के अंदर डर बनता है तो सब कुछ बेचकर भागने के बारे में सोचते हैं और समझदार इन्वेस्टर यहाँ पर आकर अच्छे फैसले ले लेते हैं। जब सब लोग डर के मारे निराश होकर मार्केट में सब कुछ बेचने लगते हैं तो स्टॉक की कीमत कम होने लगती है और इस वक्त उसे खरीद कर आप फायदे में रह सकते हैं। यह सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि जब सब लोग डर के मारे सब कुछ बेच रहे होते हैं तो आप सब कुछ खरीदिए, लेकिन ऐसा करने का मतलब भीड़ के हिसाब से ना चलना, जो कि अपने आप में एक मुश्किल का काम होता है। इसके लिए आपको बहुत अच्छी जानकारी की जरूरत होगी। कभी कभी ठीक इसी का भी उल्टा होता है। जब सब लोग शांत होते हैं और कोई घबराता नहीं है तो इसी हालात में स्टॉक की कीमत बढ़ने लगती है और ऐसे में आपको कभी भी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। अच्छे स्टॉक को पहचानने के लिए उसके डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश फ्लो यील्ड और शेयर होल्डर यील्ड पर ध्यान दीजिए। अब आपके पास आपकी एक लिस्ट तैयार हो चुकी होगी उन कंपनियों की जिसमें आपको अपना पैसा लगाना है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें और जानने चाहिए। वो है डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश फ्लो, शेयर होल्डर यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब वो पैसा जो कि एक स्टॉक
अपनी कीमत के हिसाब से पैदा करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने एक कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीदा है और वो आपको अगले साल तक 10 रुपए देगी, तो उसका डिविडेंड यील्ड है 10%। जब कंपनी अपने खर्च के लिए पैसा इस्तेमाल कर लेती है तो जो पैसा बच जाता है उसे फ्री कैश फ्लो कहते हैं। यह हमें बचे हुए पैसे और मार्केट में स्टॉक की कीमत के संबंध के बारे में बताता है। इसे पता करने के लिए फ्री कैश फ्लो को पूरे शेयर के नंबर से डिवाइड कर लीजिए। अगर एक कंपनी के पास 1000 रुपए का फ्री कैश फ्लो है और उसके पास 200 शेयर्स है तो उसका फ्री कैश फ्लो यील्ड 5 रुपए प्रति शेयर हुआ। अंत में आता है कंपनी का फर्स्ट शेयर होल्डर यील्ड। इसका मतलब उस पैसे से होता है जो कि एक कंपनी अपने इन्वेस्टर के पास शेयर बायबैक के जरिए बेचती है। जब एक कंपनी अपने शेयर को काबू करने के लिए ओपन मार्केट में खुद अपने ही शेयर खरीद लेती है तो उसे शेयर बायबैक कहते हैं। इससे उसके शेयर की कीमत बढ़ जाती है और साथ ही वो कीमत भी बढ़ जाती है जो वो डिविडेंड को भविष्य में देगी। इसे कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए कि एक कंपनी ने 100 रुपए अपने डिविडेंड पर खर्च किए हैं और 150 रुपए शेयर बायबैक पर। सबसे पहले इन्हें जोड़ दीजिए जिससे आपको 250 रुपए मिलेंगे। अब मान लीजिए कि जो नए शेयर है उनकी कीमत 50 रुपए है और उसे इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 200 रुपये। इसके बाद उसे इस कंपनी के सारे शेयर्स की कीमत यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 रुपीज है। सो 200 डिवाइड बाय 5000 करने पर आपको मिलेगा 0.04 यानी कि 4%, जो कि उस कंपनी का फर्स्ट शेयर होल्डर यील्ड है। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इन तीनों चीजों पर ध्यान दीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए जिसमें यह तीनों के परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा हो। सिर्फ कुछ कंपनियां इन तीनों के पास कर पाती है। जो पास करती है वो फायदेमंद इन्वेस्टमेंट होती है। अलग अलग कंपनियों की तुलना करके उन्हें वेटेज दीजिए। वेटेज का मतलब नंबर्स में यह पता लगाना कौन सी कंपनी कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें आप उसके डिविडेंड पर शेयर, कैश फ्लो यील्ड और दूसरी चीजों पर नंबर देते हैं और फिर उसे परसेंट में निकालकर यह पता करते हैं कि उसका वेटेज कितना है। इसे समझने के लिए दो कंपनियों का एग्जाम्पल लेते हैं, स्टॉक ए और स्टॉक बी। हम दोनों कंपनियों के डिविडेंड पर शेयर, कैश फ्लो यील्ड और शेयर होल्डर यील्ड को पता करके उनका वेटेज निकालेंगे। मान लेते हैं कि यह तीनों का वेटेज 33.33% है। आप अपने हिसाब से वेटेज तय कर सकते हैं, लेकिन उस वेटेज को जोड़ने पर 100% आना चाहिए। स्टॉक ए के लिए डिविडेंड पर शेयर, कैश फ्लो यील्ड और शेयर होल्डर यील्ड 5, 7 और 10% है और बी के लिए 10, 5 और 12% है। अब यहाँ पर एक स्टॉक का वेटेज 33.3% है यानी कि 0.333 है। आप स्टॉक के फाइनल स्कोर को इससे मल्टीप्लाई करके उसे जोड़ दीजिए तो आपको उसका फाइनल स्कोर मिल जाएगा। हमारे एग्जाम्पल में यह स्टॉक ए के लिए 10.6 है और बी के लिए 8.91 है। लेकिन यहाँ पर हम डिविडेंड पर शेयर, कैश फ्लो यील्ड और शेयर होल्डर यील्ड का इस्तेमाल फिर से कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल हमने पहले ही कर लिया है। इसलिए अब हमें कुछ नए तरीकों की जरूरत होगी। इसके लिए फैल्कन मेथड हमें चाउडर रूल से मिलता हुआ दिखता है, लेकिन उससे बेहतर तरीका इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके में आप स्टॉक के इस समय के डिविडेंड की तुलना उसके भविष्य में होने वाली बढ़ोतरी से करते हैं। इसमें आप कंपनी के इस समय के स्टॉक के डिविडेंड यील्ड को उसके पिछले 5 साल में होने वाली स्टॉक डिविडेंड यील्ड में बढ़ोतरी के साथ जोड़ देते हैं। अगर स्टॉक डिविडेंड यील्ड 3% से ज्यादा है तो इस नंबर को 12 से ज्यादा होना चाहिए और अगर स्टॉक डिविडेंड यील्ड 3% से कम है तो इस नंबर को 15 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन 5 साल का समय लेना कुछ समस्या पैदा करता है। हो सकता है कि कंपनी ने 4 साल तक अपने डिविडेंड को अच्छे पैसे दिए हो लेकिन 5वें साल में कम कर दिया हो। ऐसे हालात में आपको सही नतीजा नहीं मिलेगा। इसलिए आप अलग अलग समय लीजिए, जैसे कि 1 साल, 3 साल, 4 साल का समय और फिर सबका इस्तेमाल करके उसके हिसाब से वेटेज रैंकिंग में कीजिए। फैल्कन मेथड के अंत में आप अपना दिमाग लगाकर फैसला करते हैं। अब तक हमने जो भी तरीके देखे जिसकी मदद से आप अच्छी इन्वेस्टमेंट को खराब इन्वेस्टमेंट से अलग करते हैं, वो सब कुछ नंबर के हिसाब से थे और उसमें कहीं भी भावनाओं का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको बेहतर फैसले लेने हैं तो आपको कुछ और खास बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले उसके ROIC इंडिकेटर पर ध्यान दीजिए।
समझिए। ROIC का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल। इसका मतलब उस पैसे से है जो आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने पर मिलता है। एक अच्छे इन्वेस्टर को यह पता होना चाहिए एक फर्म में किस तरह से उसके पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, और यह पता लगाने के लिए ROIC इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह बताता है कि एक कंपनी कितने अच्छे से अपने फायदे को अपने इन्वेस्टर को साथ बांटती है। इसके अलावा आप उन स्टॉक्स में पैसा मत लगाइए जो कि साइक्लिकल है। साइक्लिकल स्टॉक्स का मतलब उन स्टॉक से है जिनकी कीमत बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव पर आता है। उनकी कीमत अचानक से ऊपर चढ़ जाती है और अचानक से गिर भी जाती है। अगर आप गिरने पर अपना पैसा लगाते हैं तो आप बहुत जल्दी ही मालामाल हो सकते हैं, लेकिन इसमें यह पता लगाना मुश्किल होता है कि कब इसकी कीमत बहुत ही कम हो चुकी है और कब इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है। इसके अलावा फैल्कन मेथड के हिसाब से हम एक स्टॉक में लंबे समय तक पैसा लगाते हैं, ना कि छोटे समय के लिए। अब आप लंबे समय के लिए अपना पैसा किसी कंपनी में लगाते हैं तो आप ज्यादा फायदे कमाते हैं। ROIC इंडिकेटर का इस्तेमाल अंत में किया जाता है। हमने पहले ही 4 तरीके देख लिए हैं जिनकी मदद से आप बेहतर स्टॉक को पहचान सकते हैं। इसके अलावा हर इन्वेस्टिंग मेथड की तरह फैल्कन मेथड में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन फैल्कन पक्षी की तरह ये ज्यादातर समय सही शिकार करती है और इसका निशाना बहुत कम चुकता है। चलिए अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर आपको एक अच्छी पैसिव इनकम बनानी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है स्टॉक में इन्वेस्ट करना। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की अच्छी जांच कीजिए और उसके डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश फ्लो यील्ड और पर शेयर होल्डर यील्ड जैसे नंबर्स के बारे में पता लगाइए। इस तरह से आप बेहतर कंपनियों की एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छी पैसिव इनकम बना सकते हैं।